नमस्कार दोस्तों, KNL जी की ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए और आज शुरू करेंगे अपना दूसरा अध्याय, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यानी भौतिक विभाग राजस्थान के अध्ययन करेंगे, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जिस प्रयास से मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि राजस्थान के भौतिक विभागों की यानी भौगोलिक स्वरूप या ऊंचावच की बात करें तो भौगोलिक स्वरूप और ऊंचावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। आपको नाम याद रखने हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यानी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा जिस भूभाग की बात करें तो वो पश्चिमी रेतीला मैदान है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है? तो राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो पश्चिमी रेतीली मैदानी भाग में या रेतीला भाग में निवास करती है। ये पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसको हम मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्र है वो पश्चिमी रेतीला मैदान या मरुस्थल घेरता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि अगला दूसरा पार्ट है वो अरावली प्रदेश का है। ध्यान रखना है कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाला प्रदेश है वो अरावली प्रदेश है। यानी अरावली भाग है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 10% भाग है वो अरावली पर्वतमाला में निवास करता है। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% क्षेत्रफल को घेरती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरती है? 9% क्षेत्रफल को घेरती है अरावली पर्वतमाला। बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की। पूर्वी मैदानी भाग है वो जनसंख्या है वो 39% पूर्वी मैदानी भाग में है और क्षेत्रफल है वो 23% है वो घेरता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो इसमें जनसंख्या 11% निवास करती है और 6.89% क्षेत्रफल है वो घेरता है। अब बात करेंगे अलग अलग विभाजनों के अनुसार, तो यानी राजस्थान को भौगोलिक और स्वरूप के अनुसार या ऊंचावच के आधार पर राजस्थान कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें तो वो पश्चिमी रेतीला मैदान है यानी मरुस्थल क्षेत्र है, जिसे हम थार का मरुस्थल या महान मरुस्थल रेतीले मैदान की यानी थार के मरुस्थल की। और ध्यान देना, थार का मरुस्थल है वो 33 सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष है थार का मरुस्थल। और बात करें 33 सागर के अवशेष की, यानी राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरने वाला जो क्षेत्र है, भाग है, वो थार का मरुस्थल ही है। थार का मरुस्थल 50 सेमी समवर्षा रेखा की बात करें तो अरावली पर्वतमाला एवं पश्चिमी रेतीले मैदान के मध्य जो सीमा रेखा है वो निर्धारण करती है इसके मरुस्थल का। यानी अरावली पर्वतमाला एवं पश्चिमी रेतीला मैदान के मध्य कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी रेतीले मैदान के मध्य से गुजरती है। इसका फैलाव यानी थार का मरुस्थल है वो कितना फैला हुआ है? तो 61.11% फैला हुआ है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का, ध्यान देना, 2/3 क्षेत्रफल घेरता है। यानी 2/3 क्षेत्रफल घेरता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थार का मरुस्थल है वो उस 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। ध्यान रखना है। जिले कितने आते हैं? रेगिस्तानी जिले हैं, जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। कि आपको एक ट्रिक याद रखना है, जब जब श्री हनुमान शेखावाटी में पाजा, ठीक है, जब जब श्री हनुमान शेखावाटी में, हनुमान जी तो वैसे भी शेखावाटी के चूरू जिले में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब जब श्री हनुमान शेखावाटी में पाजा, तो याद रखना जब जब जैसलमेर बाड़मेर,
जोधपुर बीकानेर, झज्जर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। फिर उसके बाद में शेखावाटी के जिले कौन कौन से याद रखने? सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन कौन से याद रखने? सीकर, चूरू, झुंझुनू। हनुमान जी वैसे भी सीकर में, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। जब श्री हनुमान शेखावाटी में पाजा, तो उसके बाद में पा से पाली और जा से जालोर और नागौर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे भी नागौर का एक स्थान लाडनू है। लाडनू जो है वो किसके अंतर्गत आता है? शेखावाटी के अंतर्गत आता है, तो ये शेखावाटी में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो याद रखना रेगिस्तान में कुल कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। थार के मरुस्थल के क्षेत्र का जो फैलाव है वो 12 जिलों में। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे कि लाठी सीरीज। लाठी सीरीज का क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। लाठी सीरीज है ये जैसलमेर में, कहाँ जिला आ जाए तो उसका क्या रहेगा? जैसलमेर। अब उसकी विशेषता कैसी है? भूमिगत मीठे जल की भूगर्भीय पट्टी है ये। भूमिगत मीठे जल की क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है। सेवण घास, धामण घास, लाठी सीरीज की ये पौष्टिक घासें हैं, ध्यान रखना है। सेवण घास और धामण घास पाई जाती है, तो लाठी सीरीज में पाई जाती है। किस प्रकार की घास है? ये पौष्टिक घास है। ठीक है, जैसलमेर में ये घासें। अन्य घास यहाँ पे पाई जाता है, जैसे टांटिया, भ्रूंट है, तारा है, कुरी है, लुम्परा है, बुरडा है। ठीक है, ये यहाँ पे अन्य घासें पाई जाती है। थली एक मरुस्थल का स्थानीय नाम है, ध्यान देना। थली क्या है? मरुस्थल का स्थानीय नाम। पलाया, ये ध्यान रखना, पलाया और खड़ीन। ध्यान रखना दोस्तों कि मरुस्थल के रेतीले भागों में, याद रखना, रेतीले भागों में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? खड़ीन या पलाया झील कहा जाता है। मरुस्थल के रेतीले भागों में जो अस्थायी झील कब बनती है? वर्षा काल के दौरान जो वर्षा काल के दौरान जो बनती है उसको क्या कहा जाता है? पलाया झील कहा जाता है। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों कि रन या टाट क्या है? मरुस्थल के पथरीले क्षेत्र में, रेतीले भाग में तो खड़ीन या पलाया झीलें बनती है, और रन या टाट है वो पथरीले क्षेत्र में बनने वाली पलाया झीलों को रन या टाट कहा जाता है। ये ध्यान देना, रन या टाट पथरीले में है और खड़ीन है वो कैसे? रेतीले में बनती है। अब बालुका स्तूपों की बात करें, अपली भाषा में अगर बात करा बागड़ी के मायने, तो टिब्बा की बात है। क्या की बात है? टिब्बा की बात है। पहले तो देखो 8 बताऊंगा, फिर थाने साधारण सा याद रखना ट्रिक को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अनुधैर्य बालुका स्तूप, ये कंडीशन कैसी है? ये कौन से टीलों को कहा जाता है? ये मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी भागों में और वायु की दिशा के समांतर निर्मित होने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अनुधैर्य बालुका स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, दूसरे प्रकार की बात करें, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ये मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भागों में पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। या ध्यान देना, अनुप्रस्थ है ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ऐसे टीलों को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ टीले कहा जाता है या अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों बरखान उत्तरी मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार ये आकार के होते हैं। दरियन होते हैं धोरे या टिब्बे। जैसलमेर के निकटवर्ती जिलों के रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दरियन या टीले कहा जाते हैं, दरियन या धोरे कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कैसे होते हैं? दक्षिणी पूर्वी, यानी मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के वायु की दिशा के समांतर बनने वाले, यानी वायु की दिशा के, अनुदैर्घ्य है वो वायु की दिशा के समांतर बनते हैं। अनुप्रस्थ है वो मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बनते हैं और वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये ध्यान देना, ये समकोण है और ये कैसे हैं? समांतर हैं। बरखान उत्तरी क्षेत्र में है मरुस्थल के और अर्धचंद्राकार टीले हैं। और दरियन क्या है? जैसलमेर के टीलों के सामान्य नाम है, वो क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। चलो अब देखो, अरावली पर्वतमाला और थार के मरुस्थल को अलग करती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। अब थार के मरुस्थल को भी दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 25 सेमी समवर्षा रेखा है। यानी थार के मरुस्थल को दो भागों में कौन सी बांटती है? 25 बांटती है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और बात करें अपन मरुस्थल की, मरुस्थल को अलग कौन सी समवर्षा रेखा करती है? 50 सेमी करती है। और थार के मरुस्थल को दो भागों में कौन सी बांटती है? 25 सेमी समवर्षा रेखा बांटती है। तो 50 और 25 में ध्यान देना है।
ठीक है। पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक महान भारतीय मरुभूमि है और एक राजस्थान बांगड़ है। ठीक है, ये दो भाग है। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मैदानों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। क्वेश्चन बन सकता है 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो उपभागों में क्रम से बांटती है, तो महान भारतीय मरुभूमि और राजस्थान बांगर में बांटती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, वो कौन कौन से जिले आते हैं? तो ध्यान देना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में आते हैं, यानी जेजीबी आते हैं, ध्यान रखना है। जेजीबी एक पंजाबी सिंगर है, याद रखना है। तो जेजीबी है वो टीलों में नहीं रहता भाई, सीधी सादी बात है, ये समतल जगह में रहता है, शांत जगह में रहता है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है, जिले महान मरुभूमि के बीचों बीच स्थित समतल चट्टानी मैदानी क्षेत्र है ये। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे। अब राजस्थानी बांगर की बात करें। राजस्थानी बांगर की बात करें तो भारतीय महामरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के मध्य विस्तृत अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थानी बांगर कहते हैं। ये ध्यान देना, इन जिलों की अगर बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो वो किस प्रकार के क्षेत्र है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये किस प्रकार का क्षेत्र है? ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसके चार उपभाग है। राजस्थान बांगर के कितने क्षेत्र उपभाग है? चार उपभाग। घग्गर का मैदान यानी घग्गर नदी का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर चूरू झुंझुनू क्षेत्र, नागौर की उच्च भूमि और लूनी का बेसिन। लूनी का बेसिन ये राजस्थान बांगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है ये ज्योग्राफिकल पार्ट में। ठीक है, ये हो गया एक नंबर पार्ट आपका पूरा। अब बात करते हैं अरावली प्रदेश की। ठीक है, अरावली प्रदेश में बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला है, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है जो राजस्थान के अंतर्गत है। ये प्री कैब्रियन युग की, ध्यान देना है। ठीक है, किस काल की है? ये प्री कैब्रियन युग की है। इस पर्वतमाला का निर्माण प्री कैब्रियन युग में हुआ। अरावली पर्वतमाला का विस्तार यानी लंबाई गुजरात खेड़, यानी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। अब बात करें कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर, यानी पूरी 550 किलोमीटर याद रखनी है, जो राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की लंबाई आती है। अब दिशा की बात करें कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी रहती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये विस्तृत है। इस पर ध्यान दें, गुरु शिखर राजस्थान अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह हिमालय पर्वतमाला और दक्षिणी भारत के मध्य सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये ध्यान देना। हिमालय पर्वतमाला और दक्षिणी भारत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले के अंतर्गत आबू क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कर्नल जेम्स टोड ने, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा, ठीक है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी। ठीक है, संतों का शिखर कहा है इसको। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अरावली पर्वतमाला के, देखो अरावली पर्वतमाला थार के रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को रोकती है, यानी अरावली पर्वतमाला है जो थार के रेगिस्तान को, या बात करें थार के मरुस्थल को, कौन सी दिशा में बढ़ने से रोकती है? पूर्वी दिशा में बढ़ने से रोकती है, यानी ये पूर्व में विस्तारित नहीं होने देती है। यह पर्वतमाला खनिजों के भंडारों की दृष्टि से समृद्ध है, यानी इसमें सबसे ज्यादा खनिज है वो अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, यानी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं इसमें सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें आगे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अरावली पर्वतमाला या राजस्थान की सर्वोच्च चोटियों की बात करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी कंपटीशनों में यहाँ से चोटियों के क्रम है वो पूछे जाते हैं। तो देखो राजस्थान में सबसे ऊंची अरावली पर्वतमाला की चोटी है वो सिरोही के अंतर्गत आती है, और वो कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 है। ठीक है, उसके बाद में बात करें शेर की। शेर भी अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। याद रह जाएगी दोस्तों, क्योंकि याद रखना महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप है जिसको हम राजस्थान का शेर कहते हैं, राजस्थान का शेर कहते हैं। और राजस्थान के शेर की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी दोस्तों। तो याद रखना शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597।
ठीक है। उसके बाद में बात करें दिलवाड़ा या देलवाड़ा। देलवाड़ा की चोटी, ध्यान देना भाई, सीधी सादी बात है दोस्तों, याद करने का कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। देलवाड़ा, देलवाड़ा की अगर ऊंचाई की बात करें तो 1442 है। कितनी है? 1442। आई लव यू 143। ध्यान देना, देलवाड़ा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा सिरोही कहाँ पर पड़ती है? सिरोही में। कितनी है? 1442। जरगा, ध्यान देना, जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। 1431। कितनी है? 31। 1431। ध्यान रखना, ऊपर वाले में से एक एक घटाते चले जाना, ये आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें अगली, अगली है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पर पड़ती है? अचलगढ़ चोटी है वो पड़ती है दोस्तों सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 है। उसके बाद में बात करें आगे, उसके बाद में कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो चोटी है वो कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है कुंभलगढ़? राजसमंद में है। जो कुंभलगढ़ का किला यहीं पर है, राजसमंद में। 1224 मीटर ऊंची है। धोनिया उदयपुर में, ध्यान देना, धोनिया, धोनिया उदयपुर में है, 1183 है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 है। ऋषिकेश उदयपुर में है, ऋषिकेश चोटी है उदयपुर में 1017 है। और कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर है। ध्यान रखना, अभी जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर 21 तारीख वाले में ये चोटी पूछी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका, 1001 मीटर है ये। ठीक है, चलो दोस्तों, अब बात करें राजस्थान की अन्य चोटियों की। जो राजस्थान की अन्य चोटियों में बात करें तो सज्जनगढ़ उदयपुर में पड़ती है। गोरमजी, मारायम जी अजमेर में है। टाटगढ़ अजमेर में है। खोए जयपुर में। खोए कहाँ पर है? जयपुर में। सायरा, लीलागढ़, नागपणी, गोगुंदा, ये सभी चोटियाँ, जसवंतगढ़, ये सभी चोटियाँ कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। तारागढ़ अजमेर में। टोरडा या डोरा, एसराना, झाड़ोला भाकर, रोजा भाकर, ध्यान देना, झाड़ोला भाकर, रोजा भाकर, कन्यागिरी, कंचनगिरी, धूमबड़ा, भाद्राजून जालोर में। भाद्राजून कहाँ पर है? जालोर में। उसके बाद में भैरांच अलवर में। बरवाड़ा जयपुर में। बाबाई झुंझुनू हाल ही में चर्चा में रही है, बाबाई। बिलाली अलवर में। बेराट जयपुर में। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद में मनोहरपुरा, सिरावास, ये सभी की सभी चोटियां हैं, ये कहाँ पर हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये सभी की सभी चोटियां जयपुर में स्थित हैं। याद रखना, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं या तो चर्चा में रही है हाल ही के दिनों में, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद में बात करें शेर की। शेर है वो सिरोही जिले में आबू पर्वत क्षेत्र में स्थित है। कौन से में? आबू पर्वत क्षेत्र में स्थित है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंची? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है? 1597। और मैंने याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया था कि शेर, राजस्थान का शेर कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी। अब बात करें माउंट आबू की। माउंट आबू की बात करते हैं दोस्तों, तो माउंट आबू है ये राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई यानी 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित नगर है, जो सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। कर्नल टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। ठीक है। उसके बाद में बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर अरावली पर्वतमाला की सुदूर जड़, ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है, अरब सागर है। कहाँ पर है? अरब सागर है, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसमें की बात करें तो उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ने पर अरावली पर्वतमाला चौड़ाई क्रमशः बढ़ती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, यानी जब हम बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें रघुनाथगढ़ की। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ता है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला की उत्तरी अरावली की, ध्यान देना, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो कहाँ पर पड़ती है? सीकर के अंतर्गत आती है। उसके बाद में बात करें अरावली के प्रमुख दर्रे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, बर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा नाल है। ठीक है। उसके बाद में खामली, उसके बाद घाट है गोरम घाट, देसूरी नाड़, केलवा की नाड़, सोमेश्वर की नाड़, ये अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है। घाटा, इसको घाटा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। पाली जिले के बर कस्बे को अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे से जोड़ता है।
यानी ये ध्यान देना कौन कौन से दो जिलों को जोड़ता है, पाली जिले को और अजमेर जिले को जोड़ता है। ठीक है, NH25 यहीं से गुजरता है, यानी कौन से दर्रे से NH25 नेशनल हाईवे 25 गुजरता है, तो बर दर्रे से NH25 गुजरता है। ठीक है, अजमेर अहमदाबाद रेल मार्ग के अलावा जयपुर, अजमेर जोधपुर, पाली सड़क मार्ग यहीं से गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना NH25 है वो गुजरता है, और अजमेर अहमदाबाद जो हम गुजरात जाते हैं वो बात करें तो यहीं से निकलना पड़ता है। ठीक है, बर दर्रे से। अब है कामली घाट या गोरम घाट। कामली घाट या गोरम घाट ये जोड़ता है पाली और राजसमंद को। किसको जोड़ता है, पाली और राजसमंद को जोड़ता है। बर जोड़ता है किसको, पाली और अजमेर को जोड़ता है। ठीक है, तो कामली घाट की या एवं गोरम घाट दर्रा है वो पाली और राजसमंद को जोड़ता है, जो मारवाड़ जंक्शन मावली जंक्शन रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, मारवाड़ जंक्शन एवं मावली रेलवे जंक्शन पर क्या है, स्थित है। चलिए बात करते हैं देसूरी के नाल की। देसूरी के नाल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पाली जिले के देसूरी कस्बे को राजसमंद जिले के चार भुजा एवं कुंभलगढ़ कस्बे को जोड़ता है। सीधा साधा बात है, देसूरी जोड़ता है पाली और राजसमंद को। किस किस को जोड़ता है, पाली और राजसमंद को जोड़ता है। ठीक है, ये देसूरी कस्बे को, पाली जिले के देसूरी कस्बे को राजसमंद जिले के चार भुजा को जोड़ता है, यानी देसूरी और चार भुजा को जोड़ता है। देसूरी पाली में पड़ता है, राजसमंद में चार भुजा स्थान है उसको जोड़ता है। कुंभलगढ़ कस्बों से ये निकलता है। इस मार्ग का महत्व है मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का, प्राचीन काल से भी रहा है। ध्यान देना, ये मारवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, देसूरी का दर्रा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ से बाड़मेर, जालोर, फालना, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा सड़क मार्ग गुजरता है, यानी NH 325 यहीं से गुजरता है। ठीक है, फालना छतरियों के लिए प्रसिद्ध है, छातों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है, ये सिरोही जिले के पिंडवाड़ा को उदयपुर जिले के गोगुंदा से जोड़ता है। अब ध्यान देना, पिंडवाड़ा सिरोही में पड़ता है, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है, यानी हाथीगुड़ा की नाल है वो सिरोही और उदयपुर को जोड़ती है, पिंडवाड़ा और गोगुंदा को जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ से कौन सा NH गुजरता है, NH 27 गुजरता है। ठीक है, जो सिरोही आबू रोड उदयपुर मार्ग पर NH 27 से गुजरने वाला दर्रा है वो कौन सा है, हाथीगुड़ा का दर्रा है। सुंदा की पहाड़ियाँ, यानी सुंदा माता का मंदिर जालोर, सुंदा की पहाड़ियाँ जालोर, राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पे स्थित है, और जालोर जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियाँ, ये सुंदा की पहाड़ियाँ हैं जो जालोर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें पिंडमाट का मैदान। पिंडमाट का मैदान देवगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, देवगढ़ राजसमंद में ध्यान रखना है, कहाँ पर है ये, देवगढ़ राजसमंद में। पिंडमाट का पठार भाकर, भाकर सिरोही जिले के पूर्वी भाग में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर। तो ध्यान रखना, भाकर कहाँ पर है, सिरोही जिले में स्थित है। बिजासन का पहाड़, बिजासन के पहाड़ की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पड़ता है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजासन का पहाड़ कहाँ है, मांडलगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब बात करते हैं पूर्वी मैदान की। ठीक है, तो राजस्थान के अगले भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदान है। इसका निर्माण की बात करें तो पूर्वी मैदान का निर्माण चंबल, ये नदियां ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माही है, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है ये। तो ठीक है, चंबल, बनास, बाणगंगा, माही एवं उनकी सहायक नदियों से निर्मित राजस्थान का पूर्वी मैदान, उपजाऊ मैदान जो है वो बना है। यह मैदान राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है, यह खाद्यान्न का भंडार कहलाता है। चलो अब बात करें पूर्वी मैदान की मिट्टियों की, तो मिट्टी है ये किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी इस मैदान में पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ध्यान रखना। उप विभाजन की बात करें इसकी, तो उप विभाजन में पूर्वी मैदान को 4 उपभागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, पूर्वी मैदान को कितने उपभागों में बांटा जाता है, 4 उपभागों में बांटा जाता है। एक बाणगंगा का बेसिन है, एक चंबल का बेसिन है, एक बनास का बेसिन है, और एक माही का 56 का मैदान या माही का बेसिन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पूर्वी मैदान को कितने उपभागों में बांटा जाता है, तो पूर्वी मैदान को 4 उपभागों में बांटा जाता है। अब बात करें डांग क्षेत्र।
डांग क्षेत्र की। डांग क्षेत्र के अंतर्गत की बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, यानी सीधा साधा है कि चंबल नदी के द्वारा अपवर्तित उबड़ खाबड़ बीहड़ क्षेत्र को डांग कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान देना, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। ये विकास कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान की बात करें तो माही के बेसिन में 56 नदी नालों और गांवों का जो समूह है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा नगरों के मध्य स्थित है। किस किस दो नगरों की बात हो रही है यहाँ पे? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा नगरों के मध्य में स्थित है। और ध्यान देना, मध्य राजस्थान के दक्षिण भाग में माही बेसिन में स्थित है। ठीक है, जो 56 गांव नदी नालों का क्या है बेटा? समूह है। ठीक है, उसके बाद में बात करें पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। राजस्थान में पठारी भाग की बात करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के हाड़ौती पठार भी कहलाता है। हाड़ौती का पठार भी कहलाता है। ठीक है, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत भी इसको जाना जाता है। अब इसकी मिट्टी की बात करें तो हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी। पूर्वी मैदान की मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी है, और ये कैसी है? काली मिट्टी है। और थार के मरुस्थल की बात करें तो रेतीली मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक नदियां बहती हैं। हाड़ौती के क्षेत्र की बात करें या पूर्वी मैदान में राज्य में सर्वाधिक नदियां इसी क्षेत्र में बहती है, और सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा या औसत वार्षिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें आगे ऊपरमाल का पठार। तो अब ध्यान देना, ऊपरमाल का पठार ये हाड़ौती पठार का भाग है, या हम इसका ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान के पठारी भाग के अंतर्गत ये जिन गिना जाता है या आता है। ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का विस्तृत भाग है। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो कोटा और झालावाड़ की पहाड़ियां हैं वो मुकुंदरा पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना, रामगढ़ 12। रामगढ़ 12 गोलाकार पहाड़ियां ज्वालामुखी क्रेटर्स क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, रामगढ़ है, उसकी पहाड़ियों का आकार कैसा है? गोलाकार पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब बात करें उपविभाजन की। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का उपविभाजन हम 2 भागों में करते हैं। कितनी भागों में करते हैं? 2 भागों। एक तो विंध्य कगार भूमि, जो किस कौन कौन सी जिलों के अंतर्गत विस्तृत है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में ये क्षेत्र विस्तृत है, जिसको बोला जाता है विंध्य कगार भूमि। एक दक्कन, लावा और हाड़ौती का पठार क्षेत्र, जिसमें कोजा बाबू आता है। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, यानी कोजा बाबू वाला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती के पठार और दक्कन के पठार। यानी हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा भाग है? विंध्य कगार भूमि, और दूसरा कौन सा है? दक्कन लावा पठारी भूमि, या दक्कन लावा या हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसमें आप अपने कमेंट से मुझे बताएं आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी या किस प्रकार का आपका व्यू है इस क्लास के बारे में, तो ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपके दिन करता हूँ। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।